नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने उत्तक और उनके प्रकार के बारे में शुरुआत की थी। तो बच्चों, आज हम आगे का जो उत्तक की संरचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम वसामय उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सामान्य संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। अंतरालीय सामान्य संयोजी उत्तक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वसामय उत्तक या जो वसीय उत्तक है, ये उत्तक आकार में बड़े होते हैं। ये वसा पिंडों के रूप में त्वचा के नीचे, आंतों के चारों ओर तथा धमनियों और तंत्रिकाओं के बीच पाए जाते हैं। इनकी संरचना भी अंतरालीय संयोजी उत्तक के समान होती है, परंतु इसकी फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं में वसा की बूंदें होती हैं। ये वसायुक्त फाइब्रोब्लास्ट ही वसा कोशिकाएं कहलाती हैं। वसामय उत्तक को शरीर का भोजन गृह कहा जाता है। यही वसामय उत्तक शरीर में जरूरत पड़ने पर ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये शरीर के कई अंगों की चोटों व दबाव से रक्षा करता है। इसके अलावा ताप नियंत्रण करना, शरीर से ताप को बाहर नहीं निकलने देना, ये कार्य भी करता है। इसके बाद है वर्णकीय उत्तक। यह उत्तक अंतरालीय उत्तक का ही एक रूप है। इस उत्तक के मैट्रिक्स में एक प्रकार की वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे क्रोमेटोफोर्स भी कहा जाता है। ये वर्णक कोशिकाएं बड़ी तथा शाखान्वित होती हैं। इनके कोशिका द्रव्य में कई सूक्ष्म वर्णक कणिकाएं बिखरी होती हैं। इन्हीं रंग कणिकाओं के कारण हमारी त्वचा का रंग अलग अलग होता है, जैसे गोरा, काला, सांवला, गेहुआ आदि। यह उत्तक हमारी त्वचा के नीचे अंतः त्वचा भाग में पाया जाता है। अगला है जालमय उत्तक या रेटिकुलर टिश्यू। यह उत्तक श्वेत कोलेजन तंतु से मिलती जुलती है, परंतु इनकी तंतु पतली व शाखादार होती है। इन तंतुओं के साथ साथ अनियमित आकार की बड़ी व शाखान्वित कोशिकाएं भी मिलती हैं, जिन्हें रेटिकुलो एंडोथेलियल कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं की शाखाएं आपस में मिलकर एक कोशिकीय जाल सी संरचना बनाते हैं। प्लीहा, अस्थि मज्जा, लसिका ग्रंथि इत्यादि इसी प्रकार के उत्तक बने होते हैं। अब है तंतु में संयोजी उत्तक। इस प्रकार के उत्तक में मैट्रिक्स की मात्रा कम होती है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, श्वेत तंतु में उत्तक और पीले या पीत तंतु में उत्तक। सबसे पहला है श्वेत या सफ़ेद तंतु में उत्तक। यह उत्तक श्वेत कोलेजन तंतुओं का एक गुच्छा होता है, जो अस्थियों को मांसपेशियों से मजबूती से बांधे रहता है। कंडरा मुख्यतः इसी प्रकार के उत्तक से बने होते हैं। पीत या पीले तंतु में उत्तक, यह पीले रंग की इलास्टिक तंतुओं की एक शाखादार धागे के रूप में होती हैं। ये इलास्टिन नामक प्रोटीन की बनी होती हैं तथा लचकदार होती हैं एवं हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं, जिसकी वजह से हम विभिन्न अंगों को आसानी से हिला डुला सकते हैं। नेक्स्ट है कंकाल उत्तक। कंकाल उत्तक भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि ये उत्तक गुलाबी या श्वेत रंग का लचीला परंतु कड़ा पदार्थ होता है। इसमें भी मैट्रिक्स होती है, जो कॉन्ड्रिल नामक प्रोटीन की बनी होती है। मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है। नाक और कान का मुख्य भाग इन्हीं उपास्थियों का बना होता है। संरचना के आधार पर उपास्थि भी कई प्रकार की होती है, जैसे हाइलीन या काचाभ उपास्थि, लचीली उपास्थि, कैल्सिफाइड उपास्थि तथा तंतुमय उपास्थि। अब है काचाभ उपास्थि। इसकी मैट्रिक्स पारदर्शक, साफ तथा हल्के नीले रंग की होती है तथा इसमें तंतु का अभाव होता है। यह लचीली होती है तथा हाथ पैर के संधि तलों पर पतली गद्दियों के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा यह हाइयोड पसलियों में भी पाई जाती है। लचीली उपास्थि, यह उपास्थि तंतु में उपास्थि की तरह होती है, परंतु उसमें पीले इलास्टिन तंतु पाए जाते हैं, जो शाखित होकर तथा मैट्रिक्स में एक जाल सी संरचना बनाते हैं। यह लचीली होती है। ये नाक के सिरे, कान के पिन्ना तथा एपिग्लॉटिस का कंकाल बनाती हैं। कैल्सिफाइड उपास्थि, प्रारंभ में तो यह काचाभ उपास्थि की तरह होती है, परंतु बाद में कैल्शियम लवण का जमाव जब हो जाता है, जिससे यह अस्थि कठोर हो जाती है, अतः इसका लचीलापन खत्म हो जाता है। मेंढक की सुप्रा कैप्सुला
श्रोणि मेखला, प्यूबिस तथा अंश मेखला की अस्थियां कैल्सिफाइड उपास्थि की बनी होती है। तंतुमय उपास्थि। तंतुमय उपास्थि के मैट्रिक्स में कोशिकाओं के अलावा श्वेत कोलेजन तंतुओं के गट्ठर पाए जाते हैं, जिससे ये उपास्थि मजबूत हो जाते हैं। यह अंतरा कशेरुक गद्दियों में पाई जाती हैं। अब है अस्थि, जो कि अत्यधिक कठोर, सख्त, मजबूत संयोजी उत्तक है। इस उत्तक में मैट्रिक्स भी पाई जाती है, जो ओसीन नामक प्रोटीन की बनी होती है। अस्थि मुख्यतः प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थों के मिलने से बनती है। अकार्बनिक लवण के रूप में मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के कार्बोनेट एवं फास्फेट होते हैं। अस्थि कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली है ओस्टियोब्लास्ट तथा दूसरी है ओस्टियोक्लास्ट। अस्थि मध्य से खोखली होती है, जिसे मज्जा गुहा कहते हैं। इस मज्जा गुहा में वसीय उत्तक भरा होता है, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। रक्त वाहिनियों की अधिकता से ये लाल रंग की होती हैं, इसीलिए इसे लाल अस्थि मज्जा कहते हैं। इन्हीं मज्जाओं में एरिथ्रोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है, जिनसे रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अस्थि में ही हेवर्सियन कैनाल तंत्र पाया जाता है। संरचना के आधार पर अस्थियां भी मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, ठोस या सघन अस्थि और नेक्स्ट है स्पंजी अस्थि। ठोस अस्थि एवं स्पंजी अस्थि को हम विस्तृत रूप में कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे, परंतु इसके आगे है तरल संयोजी उत्तक। इसमें मुख्यतः दो प्रकार के जो उत्तक हैं वो पाए जाते हैं। पहला है रक्त और दूसरा है लसिका या लिम्फ। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ये उत्तक शरीर के विभिन्न भागों से संबंधित रहता है। इसका मुख्य कार्य भोज्य पदार्थों, अवशिष्ट पदार्थों तथा गैसों का आवागमन करना है। इस उत्तक में मैट्रिक्स तरल दशा में रहता है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसी प्लाज्मा में कई प्रकार की कणिकाएं तथा कोशिकाएं पाई जाती है। रक्त कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं और श्वेत रुधिर कोशिकाएं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रक्त कणिकाएं बताई गई हैं। एरिथ्रोसाइट्स या लाल रक्त कणिकाएं, ल्यूकोसाइट्स या श्वेत रक्त कणिकाएं और ब्लड प्लेटलेट्स या रक्त प्लेटलेट्स के रूप में ये पाई जाती हैं। तीन प्रकार की हैं। इसी तरह से जो ल्यूकोसाइट्स है, श्वेत रक्त कणिकाएं, वो दो प्रकार की होती हैं, एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स और ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट। और ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स के रूप में पाई जाती हैं। ग्रैनुलर ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स के प्रकार की होती हैं। अब है लसिका। जो लसिका या लिम्फ है, ये एक रूपांतरित तरल उत्तक है, जिसमें 94% जल एवं 6% अन्य ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें मात्र श्वेत रुधिर कोशिका ही उपस्थित होता है, परंतु लाल रक्त कोशिका तथा प्लेटलेट्स का पूर्ण अभाव होता है। नमस्कार।